फाई लिखा हुआ है, वहां पे जो है आपने क्या लिखना है, फाई की जगह आपने अभी पढ़ा है कि फाई जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, m into i। m क्या था, कांस्टेंट, और जो भी चीजें कांस्टेंट होती है सर वो डिफरेंशिएशन से कहां जाती है, बाहर आ जाती है। तो जो ये m है इसको पकड़ेंगे और कहां खींच देंगे, बाहर, m बाहर आ गया सर। तो e कितना हो गया, माइनस का m into में कितना, di। कल आप एक कंसेप्ट पढ़ के गए थे, उसका नाम था सेल्फ इंडक्टेंस। एक कोयल हमने ली थी, उस कोयल से रिलेटेड करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा था या क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। ये काम जो है ना वो हमने कर रहा था कि करंट जो है या तो इंक्रीज कर रहा है या क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आगे जो चीजें हैं सर वो क्या करी आपने, उसी कोयल में एक ईएमएफ जो है, एक करंट जो है वो क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, लास्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं। अब क्या है, एक कोयल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कहां होगा, दूसरे वाले में। ठीक है, मतलब कि इसका एग्जांपल जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से फिर वही बातें हैं कि भाई चोट आपको लगी है, दर्द आपके चाहने वाले को, पेरेंट्स को हो रहा है या XYZ किसी भी बंदे को जो है, मतलब कि आपका फ्रेंड है कोई, उसको हो रहा है, तो वो जो काम है वो क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, ये काम जो है सर वो हमने करना है। अब ध्यान से आप समझ रहे होंगे कि टॉपिक जो है उसका नाम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। वहां पे क्या कर रहे थे, फ्लक्स चेंज होता है तो क्या पैदा होता है, ईएमएफ। दोनों एक ही कोयल में काम हो रहे हैं तो नाम क्या बना, सेल्फ इंडक्टेंस। एक कोयल का फ्लक्स चेंज हो रहा है, दूसरी कोयल में क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो टॉपिक जो है वो क्या बन जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। डिट्टो सेम काम होगा, बस अंतर क्या आ गया, वहां पे एक ही कोयल है और यहाँ पे जो है वो कोयल कितनी होंगी, दो होंगी। ठीक है, तो साथ के साथ जो है वो उतार लेंगे डेफिनेशन जो मैं लिखवा रहा हूं, सुने ध्यान से। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात करनी है तो वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कोयल चेंजेस, सुने ध्यान से, वेन एवर magnetic flux linked with a coil changes। जब भी एक कोयल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कोयल चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कोयल। काम जो वो क्या करना है सर हमने, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कोयल चेंजेस, एक कोयल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कोयल चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कोयल, पास वाली कोयल में, इन द नेबरिंग कोयल, पास वाली कोयल में एक ईएमएफ जो है सर वो इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो फिनोमेना है, दिस फिनोमेना, ये जो फिनोमेना है, दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो फिनोमेना है सर ये क्या कहलाता है, ये फिनोमेना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि कंसेप्ट आपने करना क्या कुछ है। दो कोयल जो है वो यहां पे रहेंगी, एक कोयल से रिलेटेड फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, दूसरे वाली कोयल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फिनोमेना क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। अब ये डेफिनेशन अगर उतार लिए तो अब आप अपने पेन को रोक लेंगे, वही सारा सेम काम जो है वो हम डील कर रहे हैं जो हमने कल सेल्फ इंडक्टेंस के लिए पढ़ा था। आज न्यूमेरिकल भी जो है वो हम लगा रहे होंगे। ठीक है, अब हमें क्या पता है, वी नो दैट, हमें पता है सर, वी नो दैट, हम जानते हैं। और हम क्या जानते हैं, कल हमने पढ़ा था सर कि फ्लक्स जो है, फाई जो है वो डायरेक्ट फंक्शन है किसका, आई का। ये बात जो है ना सर वो हमें पता है। अब रुक जाएंगे, अब नहीं उतारेंगे, सुने ध्यान से कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई के। ठीक है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसकी भी पावर 1 है और इसकी पावर भी कितनी है, 1। प्रोपोर्शनल में हम काम नहीं करते हैं, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए वर्ड क्या आता है, इक्वल, और एक कांस्टेंट आता है, वहां पे कांस्टेंट क्या था, एल, यहां पे क्या वर्ड आ जाएगा, एम। जब सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे थे तो नाम क्या लिख रहा था मैं, एल। आज मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहा हूं तो मैं नाम क्या लिख रहा हूं, एम। ठीक है, पहले इस एम को क्या लिखूंगा, कोफिशिएंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि प्रोपोर्शनल को हटाना है और एक कांस्टेंट को लगाना है, तो नाम क्या पड़ गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नाम पड़ गया। अगली अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अगला जो काम है सर इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहा जाता है सर इसको, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। समझ आइए ये बात आपको कि चीजें जो है सर वो मेरे पास क्या है कि फाई प्रोपोर्शनल है आई के,
प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक वर्ड आएगा जिसका नाम क्या है, एम। ये एम जो है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, कि एम, कल क्या पढ़ रहे थे, सेल्फ इंडक्टेंस, तो कोफिशिएंट किसका था, सेल्फ इंडक्टेंस का। आज एम पढ़ रहे हैं तो नाम जो है वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ आइए ये बात आपको। अब अगली वही सारी चीजें होंगी कि एम के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो एम बराबर है किसके, फाई डिवाइडेड बाई आई के। सिंपल सी बातें हैं। आपको कल से क्या पता है कि आई बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ जाता है, फाई बढ़ जाता है। एम चाहिए तो फाई बाई आई, फाई बढ़ाते हैं आई बढ़ जाता है, या आई बढ़ाते हैं फाई बढ़ जाता है। एम जो है सर वो तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एम जो है सर वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। और अगर एम कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब एम डिपेंड नहीं करता है किस पे, ना तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट फाई का फंक्शन है, ना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट है सर वो किसका फंक्शन है, आई का। ना तो वो फाई पे डिपेंड करता, ना किस पे डिपेंड करता, आई पे। ये सारी बातें कल पढ़ ली थी। अगला जो काम है सर फाई, फाई के हिसाब से जो यूनिट लिखी गई वो क्या, वेबर। आई के हिसाब से जो लिखूंगा वो क्या होगा, एम्पियर। और इस वेबर पर एम्पियर को मिला के सर क्या कहते हैं, हेनरी। कल सारी चीजें सेम पढ़ के गए हो, बस कंसेप्ट किसका आ जाएगा। कल था सेल्फ इंडक्टेंस तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस था, आज है म्यूचुअल इंडक्टेंस तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाए। ये काम जो वो हमने करना है, उतारें इस काम को फिर आगे बढ़ेंगे, निपटाते हुए चलें, शाबाश। नेक्स्ट काम क्या करना है सर, जो काम कल करा था उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। काम अब क्या करना है सर, यूजिंग फैराडेज लॉ। हमने फैराडे लॉ का इस्तेमाल करना है। फैराडे साहब का लॉ जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूं। और फैराडे साहब का लॉ जो है वो क्या है बेटे, बताइए एक बार, एक मिनट। फैराडे सेकंड लॉ जो है सर वो हमने इस्तेमाल करा। तो ई का फॉर्मूला है, ई का फॉर्मूला है माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। बेटा आवाज ना करें, अब समझे ध्यान से कि ई जो है सर वो माइनस का डी फाई बाई डी टी है। माइनस डी बाई डी टी लिखा, जहां पे फाई लिखा है सर वहां क्या लिख दिया, एम आई लिख दिया। इस तरीके से काम जो है सर वो हम जानते हैं। ई इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है, जहां फाई लिखा हुआ है वहां पे जो है वो आपने क्या लिखना है, फाई की जगह आपने अभी पढ़ा है कि फाई जो है सर उसको हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू आई। एम क्या था, कांस्टेंट। और जो भी चीजें कांस्टेंट होती हैं सर वो डिफरेंशिएशन से कहां जाती है, बाहर आ जाती है। तो जो ये एम है इसको पकड़ेंगे और कहां खींच देंगे, बाहर। एम बाहर आ गया सर। तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का एम इंटू में कितना, डी आई, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डी टी। तो ई जो है सर वो मुझे पता चल गया है कि ई की जो वैल्यू है सर वो कितनी है, माइनस का एम डी आई बाई डी टी। वही चीजें दोबारा से आज यहां पे लेकर आ रहे हैं कि कंसेप्ट जो है सर, ई की यूनिट क्या होगी, वोल्ट। ठीक है, एम की यूनिट जो है सर वो हम बताना चाहते हैं आई। आई की यूनिट जो है सर वो क्या होगी, आई जो है सर उसकी यूनिट रहेगी एम्पियर, और टाइम की यूनिट जो है सर वो क्या है, सेकंड। सेकंड को ऊपर भेज दूंगा तो वोल्ट इंटू सेकंड और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है वो सर किसकी आ गई, एम की। ये वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर जो है सर वो क्या कहलाता है, ओम कहलाता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ओम और इंटू में कितना हो गया, सेकंड। ठीक है, एम, एम की यूनिट बतानी है तो एम की 4 यूनिट जो कल एल की पढ़ी थी वो डिट्टो सेम जो है वो किसकी हैं, ये काम जो है वो हमारे पास बन गया। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है, अगली जो बातें आपने डिफाइन करनी है वो कैसे, कि सर जो एम है ना तो किस पे डिपेंड करता, फाई पे, ना किस पे डिपेंड करता, आई पे। तो डिपेंड करता किस पे है, वो चीजें जो है ना वो हमने सीखनी है। फैक्टर्स ऑन विच एम डिपेंड्स, कि एम जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये काम जो है ना वो हमने करना है। या फिर हम क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू कोइल्स। दो कोयल मेरे पास हैं और दो कोइल्स के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट जो है वो किसके बराबर होगा, मेरा काम ये करना है। ठीक है, कि आपने जो करना है वो क्या, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू कोइल्स, दो कोइल्स हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा बार जो है वो पूछा जाता है। सुने ध्यान से, एक कोयल जो है सर वो हमारे पास ये है, इस तरीके से ये कोयल नंबर 1 है। इस वाली कोयल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है सर वो कितने मान लिए, N1 है। इस कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स जो है, कोयल नंबर 1 है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितने हैं, N1। इसको आपने कनेक्ट कर दिया किससे, AC सोर्स से। यहां पे जो है फिर आपने उसको कनेक्ट कर दिया किससे, एक की से। ये जो है सर ये हमारे पास एक AC सोर्स है, ये जो है सर ये मेरे पास क्या है, की है।
इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है सर वो किसके बराबर है, N1 के बराबर है। एक दूसरी कोयल जो है वो आपने ले ली और वो इसको जो है इसके अंदर ही जो है वो आपने डाला हुआ है इस तरीके से। ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, एक दूसरे नंबर की कोयल है और इस तरीके से दूसरे नंबर की जो कोयल है उसके साथ कनेक्ट कर दिया आपने गैल्वेनोमीटर को। उस वाली कोयल में आपने किसको कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर को, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है सर वो किसके बराबर है, N2। आप लिख लेंगे N1 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है किसके, पहली कोयल के, और N2 जो है सर वो नंबर ऑफ टर्न्स है कौन सी कोयल के, सेकंड वाली कोयल के। ठीक है, ये बात जो है वो आप लिख लेंगे। इस वाली को कनेक्ट किससे कर रखा है, AC सोर्स से। इस वाली को कनेक्ट किससे कर रखा है, गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है वो आ रहा होगा। ये काम जो है ना वो आपके पास है। एक कोयल को दूसरे के अंदर बिल्कुल आपने इंसर्ट कर रखा है, क्यों, ताकि दोनों का फ्लक्स जो है चेंज वो क्या रहे, सेम। जो पहले वाली का हो वही सेम चेंज जो है वो कहां महसूस हो, सेकंड वाली में। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, लेट N1 जो है वो आपने मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोयल नंबर 1। कोयल नंबर 1 जो है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1 है। N2 जो है सर वो हमारे पास क्या है, N2 के बारे में बात करूं तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोयल नंबर 2। कोयल नंबर 2 के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको क्या मान लिया, N2 मान लिया। अब आपको क्या पता है, जो काम कल पढ़ा था सेम डिट्टो काम, कि सर पहले वाली का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, एरिया वेक्टर देखूंगा उसकी भी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर चाहे 1 का देख लो चाहे 2 का देख लो, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इस तरीके से काम कर लिया। अब सुनो ध्यान से, फील्ड है तो किस में, 1 में, क्योंकि करंट किसके पास है, 1 के पास, लेकिन वो लिंक कहां होगा, 2 के साथ होगा। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कोयल नंबर 2। सेकंड वाली कोयल से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो क्या वैल्यू होगी, ये आपने काम जो है ना वो करना है। फ्लक्स का फॉर्मूला जो है बेटा वो क्या पढ़ा है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सर BA cos ऑफ थीटा होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, BA cos थीटा। ठीक है, सेकंड वाली कोयल है तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके ले लेंगे, सेकंड के। फील्ड किसका है, फील्ड किसकी वजह से है, 1, और एरिया जो है वो किसका है, सेकंड का। या चाहे एरिया को तो आप क्या ही लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने काम जो है ना वो लिख लिया कि किससे रिलेटेड है, सेकंड वाली से, है किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके हैं, सेकंड के, और फील्ड किसका है, 1 का, क्योंकि फील्ड है ही किसके पास, 1 के पास फील्ड जो है वो अवेलेबल है। अब फील्ड का फॉर्मूला जो अगर मैं लिखना चाहूं तो थीटा जो है वो तो अभी दिखाया ही है कि थीटा की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, N2। मैग्नेटिक फील्ड को अगर लिखूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नोट N और इंटू में कितना है, I। कौन से वाला फील्ड है, 1 वाला, तो N1 लिखा गया, इंटू में I हो गया, और कोस ऑफ एंगल जो है सर वो कितना हो गया, 0। इस तरीके से काम कर लिया। इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये काम क्या हो जाएगा, म्यू नोट N1 कैपिटल N2 I A, और कोस 0 जो है सर वो किसके बराबर है, 1। और ये फॉर्मूला जो है सर वो किसका है, फ्लक्स का। अभी थोड़ी देर पहले फ्लक्स जो तुमने पढ़ा, फ्लक्स का फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या है, M I से क्या हो जाएगा, I कैंसिल हो जाएगा, M बताना है सर, M बताना है। तो ये क्या हो गया, म्यू नोट स्मॉल n जो है उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल N डिवाइडेड बाई L। कल वाला काम है, N1 है तो N1 लिख लिया, इंटू में N2, और इंटू में कितना हो गया, A, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है सर वो क्या हो गया, म्यू नोट N1 N2 A डिवाइडेड बाई L। कल दोनों के सेम थे, N इंटू N था, N इंटू N करा तो क्या हो गया था, N स्क्वायर। आज उसी N स्क्वायर को किस में बांट दिया, N1 और N2 में। तो हमारे पास जो है सर वो म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट कितना है, म्यू नोट N1 N2 A, और डिवाइडेड बाई कितना है, L, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, वो वैल्यू बराबर है म्यू नोट N1 N2 A डिवाइडेड बाई L। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। दोबारा देखो कि क्योंकि यहाँ पे काम होगा किसमें, 1 में, और वो लिंक किसमें हो जाएगा, 2 में। तो 1 वाली कोयल जो है वो 2 के अंदर आपने इस तरीके से बिल्कुल एक दूसरे के अंदर इंसर्ट आपने कर रखी है। एक कोयल के टर्न्स N1 है, दूसरे वाली के कितने हैं, N2 हैं। ठीक है, 1 वाली कोयल का मैग्नेटिक फील्ड 2 के साथ आपने लिंक करवाया है। ठीक है, तो सेकंड का फ्लक्स बताना है, तो उसके टर्न्स कितने हैं, N2। फील्ड किसका है, 1 का, एरिया और इंटू में कितना हो गया, कोस थीटा। दोनों की डायरेक्शन एक ही और मैग्नेटिक फील्ड की सेम है, तो एंगल कितना हो गया, 0। बी का फॉर्मूला म्यू नोट N I होता है, स्मॉल n को क्या लिखते हैं, कैपिटल N डिवाइडेड बाई L। सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, म्यू नोट N1 N2 A डिवाइडेड बाई L। उतारो इस काम को, फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी, शाबाश। पिछला उतार लिया था क्या, ये वाला काम उतारो पहले, उसके बाद अगला करेंगे। नेक्स्ट जो काम है सर, अब यहां पे जो ये फॉर्मूला आया है इनके अनुसार अब वही चीज लिखेंगे जो कल लिखी थी, कि अगर इफ एनी सब्सटेंस
कोई भी एक सब्सटेंस है ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, एक सब्सटेंस जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है किसके बराबर है, म्यू आर के, इज इंसर्टेड इन बिटवीन काम जो वो आपने क्या कर दिया कि एक सब्सटेंस ले लिया, जैसे कि आपने सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर कल डिस्कस करा था। अगर आपने एक सब्सटेंस लिया और उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है सर वो किसके बराबर है, म्यू आर के, इसको बीच में डाल दिया है, तो यही जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि m इज इक्वल टू किसके बराबर है, म्यू आर इंटू में म्यू नोट n1 n2 a और डिवाइडेड बाई कितना है l। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि इस टाइम पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो है फिर क्या हो जाएगी, म्यू आर इंटू म्यू नोट n1 n2 a डिवाइडेड बाई कितना है l। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। m किसके बराबर है, म्यू नोट n1 n2 a बाई l। मुझे रिलेटिव परमिएबिलिटी और इंसर्ट करनी है तो काम जो वो क्या बन जाएगा इस तरीके से। अब यहां पे अब अगर हम समझे बेटा ध्यान से गौर करेंगे, अब जो है m जो है सर पहली बात जो अगर हम देखें तो m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, म्यू आर इंटू म्यू नोट के। अगर आप रिलेटिव परमिएबिलिटी बढ़ाते हैं तो m की वैल्यू जो वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकंड जो काम है सर वो हमें क्या पता है कि म्यूचुअल जो इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n1 इंटू n2 के। आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे ही एरिया का फंक्शन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉइल। नेक्स्ट जो बात है बेटा वो हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, क्योंकि वहां पे एक अकेली कॉइल थी, यहां पे दो हैं, दोनों कॉइल कितने पास हैं इस बात पे भी डिपेंड करेगा। हाईएस्ट कब होगा, जब एक दूसरे के टर्न्स जो है वो एक दूसरे के अंदर होंगे। जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ता जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता चला जाएगा, कम। इसी वजह से ट्रांसफॉर्मर में क्या लिखा था, फ्लक्स लीकेज, क्योंकि टर्न्स जो है वो कंपैरेटिवली कहां थे, दूर। अगर बिल्कुल एक दूसरे के अंदर होंगे तो फ्लक्स की लीकेज नहीं होगी, एक दूसरे से दूर होंगे तो फ्लक्स की लीकेज जो है वो क्या होती चली जाएगी, ज्यादा होती चली जाएगी। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट है वो डिपेंड करता है किस पे, रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द टू कोइल्स। रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द टू कोइल्स, दोनों कोइल्स जो हैं वो एक दूसरे के पास कितनी हैं, जितनी पास होंगी उतना ज्यादा क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट होगा। अगला जो काम है सर वो आपने क्या करना है, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ टू कोइल्स। दोनों कोइल जो हैं वो रिलेटिवली ओरिएंट कैसी हैं। ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, समझे ध्यान से, कि काम जो है सर वो दो कोइल हमारे पास ऐसे हैं, ये पहले वाली है ये दूसरे वाली है, बिल्कुल एक दूसरे के कहां हैं, सामने हैं, ठीक है। तो यहां पे ओरिएंटेशन जो है, इस ओरिएंटेशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, फर्स्ट, और दूसरी जो ओरिएंटेशन है सर वो इस तरीके से है। ये जब परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के और एक बार कैसे हैं, आमने सामने, तो यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होगा और यहां पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, मिनिमम। सुने ध्यान से, क्योंकि दो कोयल हैं, दोनों आपस में आमने सामने हैं, ठीक है। मतलब कि अभी जो है मैं और तुम आमने सामने हैं तो लिंकेज क्या है, मैक्सिमम है। तुम यहां की बजाय इस तरफ बैठ जाओ तो वही काम जो है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे जो इसका फ्लक्स होगा सारा का सारा इसमें लिंक होगा। इस टाइम पे इसका फ्लक्स आगे, इसका जो है इस तरीके से लिंकेज जो है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, कम। तो जब आमने सामने होते हैं तो m की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, और जब ये परपेंडिकुलर होते हैं तो m की वैल्यू कैसी होती है, मिनिमम। तो m जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि दो कोयल हैं तो लास्ट के ये दो फैक्टर्स हो रहे हैं, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द टू कोइल्स और रिलेटिव ओरिएंटेशन। ये काम और ऐड करेंगे इसमें, उतारें इस काम को फिर आगे चलेंगे। लिखें, क्वेश्चन लिखेंगे, अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लिखें, अ कंडक्टिंग वायर, उतार लो बेटा उतार लो, जल्दी कर लो, शाबाश, हाँ जी, कम चाहिए होती है। हाँ जी, न्यूमेरिकल लिखें, अ कंडक्टिंग वायर ऑफ 100 tons, a conducting wire of 100 tons
ठीक है, कंडक्टिंग वायर ऑफ 100 टन्स इज वाउंड ओवर 1 सेंटीमीटर, is wound over 1 centimeter near the center of a solenoid of 100 centimeter length, and 2 centimeter radius, having 1000 tons. 2 centimeter radius having 1000 tons, 1000 number of tons. Calculate the mutual inductance of the two. Calculate mutual inductance of the two coils. म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है सर वो हमने बताना है म्यू नोट N1 N2 A डिवाइडेड बाई कितना है L। ये फॉर्मूला हमारे पास है, अभी बताया मैंने कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट जो है सर वो क्या है, म्यू नोट N1 N2 A डिवाइडेड बाई कितना है L। अब इस म्यू नोट के बारे में अगर मैं बात करूं तो म्यू नोट जो है, म्यू नोट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻�7। ये वैल्यू तो सर किसकी है, म्यू नोट कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻7। नंबर ऑफ टन्स, एक टन्स तो कितने दे रखे हैं 1000 और दूसरे के कितने दे रखे 100। एरिया के बारे में बात करनी है, लेंथ कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर जो है वो दे रखी है। अब 100 सेंटीमीटर तो नहीं चाहिए सर, क्या ले लेंगे इसका 1 मीटर बना लेंगे। अब एक रेडियस जो है वो कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर और दूसरी रेडियस क्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर। एक रेडियस जो है वो कितनी है, लेंथ की जगह तो कितना ही रख दूंगा 1 रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात किसकी, एरिया की। एरिया कौन सा लूं, एरिया का फॉर्मूला तो क्या होगा पाई आर का स्क्वायर होगा, लेकिन रेडियस तो 2 है सर, एक 1 है और एक क्या है 2। तो आपने छोटे वाली रेडियस जो है सर वो लेनी होती है, तो क्या लिख लेंगे पाई R1 का स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो कर लेंगे। क्वेश्चन दिया क्यों गया है, ताकि आप इस रेडियस के काम में उलझें, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की कोफिशिएंट की वैल्यू क्या लेनी होती है कम। एम की वैल्यू कम कब आएगी, जब एरिया जो है वो आप कौन सा लेंगे छोटे वाला, तो पाई R1 का स्क्वायर कर लेंगे। रेडियस नंबर 1 जो है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसकी जगह क्या लिख लूंगा मैं 1/100 ऑफ मीटर लिख लेंगे। ठीक है जी सर, इस फॉर्मूले को सोल्व करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट जो वो किस में आंसर आ जाएगा, हेनरी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतार लो इतने से काम को, फिर एक क्वेश्चन और लिख लेंगे। करें जल्दी, शाबाश लिखे बेटा, एक सवाल और लिख लें। द करंट इन अ सोलेनोइड ऑफ 240 टन्स, नंबर ऑफ टन्स जो है वो कितने दे रखे हैं 240 दे रखे हैं, ऑफ 240 टन्स, हैविंग अ लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, having a length of 12 सेंटीमीटर and radius 2 सेंटीमीटर and radius 2 सेंटीमीटर। लेंथ 12 सेंटीमीटर की है और रेडियस जो है सर वो कितनी है 2 सेंटीमीटर की। चेंजेस एट अ रेट ऑफ 0.8 एम्पियर पर सेकेंड, चेंजेस एट अ रेट ऑफ 0.8 एम्पियर पर सेकेंड, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो आपने बताना। अब समझे ध्यान से, नंबर ऑफ टन्स, एक के ही टन्स दे रखे हैं तो कौन सा कोफिशिएंट है सेल्फ इंडक्टेंस, 2 दे रखे थे तो कौन सा था म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस का सवाल है, इसमें काम जो है सर वो हमने क्या करना है, एन पता है एल पता है। एल कितना है 12 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो सर 100 से डिवाइड कर दिया, आंसर किस में आ जाएगा मीटर में। ठीक है इतनी बात। ये जो है वो 2 सेंटीमीटर है, 100 से दोबारा डिवाइड कर दिया, आंसर किस में आ जाएगा मीटर में। एम्पियर पर सेकंड है सर, चेंज इन करंट पर सेकंड, तो ये वैल्यू है सर DI डिवाइडेड बाई DT की। ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, एम्पियर का मतलब करंट है और सेकंड का मतलब क्या है टाइम, तो ये वैल्यू किसकी है DI बाई DT। ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या पढ़ के गए थे, L इंटू में कितना DI बाई DT। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है सर, L इंटू DI बाई DT होता है। L जो सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट है उसका फॉर्मूला क्या बताया था, म्यू नोट N स्क्वायर A डिवाइडेड बाई कितना स्मॉल l इंटू में कितना DI डिवाइडेड बाई DT। समझ आ रही है ये बात, कल ही करा था। अब रुके समझे पहले कि ईएमएफ का फॉर्मूला था L DI बाई DT, L का फॉर्मूला म्यू नोट N स्क्वायर A डिवाइडेड बाई कितना था L। म्यू नोट की वैल्यू कितनी है
4 पाई इंटू में कितना 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टन्स कितने हैं 240 का स्क्वायर कर लिया। एरिया रेडियस दे रखी है सर, तो पाई आर का स्क्वायर। लेंथ की जगह जो वैल्यू है सर वो कितनी है 12 डिवाइडेड बाई 100 है। और डी आई बाई डी टी की जो वैल्यू है सर वो कितनी है 0.8। ईएमएफ इंड्यूस्ड बताना, आंसर किस में आ जाएगा वोल्ट में। ये काम आपने करना है। ये मैक्सिमम टाइप जो है वो आपसे पूछा जाता है। अच्छा एक टाइप और इंपॉर्टेंट है, एक करंट था 4 एम्पियर का, वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, तो करंट कितना है 4 इनिशियल वाला, फाइनल वाला क्या हो जाएगा -4, क्योंकि उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया है रिवर्स कर लिया। ठीक है, उतार लेंगे इस काम को, कोई दिक्कत आती है पूछेंगे।